यूरोपियन लोगों के भारत आने का सिलसिला 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने से शुरू हुआ था। इसके बाद पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपनी कॉलोनीज बनाई। फिर पुर्तगालियों की नज़र श्रीलंका पर पड़ी। पुर्तगालियों ने वहां भी अपना उपनिवेश स्थापित किया और बाद में ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। इसके बाद श्रीलंका में बहुत कुछ होता है जो कि एक लंबा इतिहास है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको उस राजपक्षे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने श्रीलंका को एक फैमिली बिजनेस की तरह चलाया और आज वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। राजपक्षे परिवार की कहानी शुरू होती है साल 1936 से, जब डॉन मैथ्यू राजपक्षे सबसे पहले स्टेट काउंसिल के लिए चुने गए थे। डॉन मैथ्यू राजपक्षे की मृत्यु के बाद 1947 में उनके भाई डॉन एल्विन राजपक्षे और बेटे लक्ष्मण राजपक्षे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाते हैं। डॉन एल्विन के 9 बच्चे थे, जिनमें से चमल, गोटाबाया, महिंदा और बेसिल राजपक्षे राजनीति में उतर गए। वैसे आप महिंदा और गोटाबाया के बारे में बहुत कुछ सुन चुके होंगे, पर आपको एक बार फिर से बता दें कि महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से और गोटाबाया ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। 1947 से लेकर 1970 तक इस परिवार का राजनीति में अपनी सीट्स पर जीतना जारी रहा। 1977 के चुनाव में राजपक्षे परिवार अपनी सीटें गंवा बैठता है, पर 1989 के चुनाव में महिंदा और चमल हम्बनटोटा से जीत गए और एक बार फिर से राजनीति में आ गए। राजपक्षे परिवार और श्रीलंका की राजनीति के सबसे अहम किरदार हैं महिंदा और गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। महिंदा राजपक्षे ने भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 2005 से 2015 तक वो श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और तब भी उन पर देश को एक पारिवारिक कंपनी की तरह चलाने के आरोप लगे थे। आइए सबसे पहले महिंदा राजपक्षे के राजनीतिक करियर पर एक नज़र डालते हैं। महिंदा राजपक्षे महज 24 साल की आयु में संसद पहुंच गए थे। 1970 में वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे और उन्होंने अपने कानून के करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। हालांकि 1989 में वो एक बार फिर से संसद पहुंच गए। श्रीलंका की महिला राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा के शासनकाल में वो श्रम मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री और जल संसाधन मंत्री रहे थे। कुमारतुंगा ने उन्हें अप्रैल 2004 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उस चुनाव में यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस की जीत हुई थी। साल 2005 में चंद्रिका ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। ये महिंदा के लिए एक बड़ा मौका था। उन्होंने अपने भाई गोटाबाया को चुनाव में मदद के लिए अमेरिका से वापस बुलाया। गोटाबाया सेना की नौकरी से रिटायर होने के बाद अमेरिका में जाकर बस गए थे। वो लौटे और उन्होंने महिंदा की चुनाव जीतने में मदद की। साल 2005 में महिंदा श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुन लिए गए। चुनाव जीतते ही महिंदा ने अपने भाई गोटाबाया को डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया, जो कि एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके थे। दोनों ने मिलकर 26 साल पुरानी उस सिविल वॉर का अंत कर दिया जो लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का चीफ वी प्रभाकरन चला रहा था। प्रभाकरन की मौत के साथ ही महिंदा और गोटाबाया ने वो काम कर दिखाया जो उनसे पहले कोई भी नेता नहीं कर पाया था। इसने उन्हें श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंहल बौद्ध आबादी का हीरो बना दिया और 2010 के चुनाव में उन्हें इस लोकप्रियता का फायदा मिला और वो एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए। महिंदा सिविल वॉर जीत तो गए, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ा कत्ले-आम किया गया। हजारों की संख्या में तमिलों को मारा गया। बड़ी संख्या में लोग गायब हुए। इसको लेकर स्वतंत्र जांच की मांग भी उठी, लेकिन राजपक्षे बंधुओं ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह ये रही कि बहुमत उनकी मुट्ठी में था। इसका फायदा उठाकर महिंदा ने अपने रिश्तेदारों को सरकार में बिठाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा भी आया जब राजपक्षे परिवार के 40 से अधिक लोग सरकार में किसी न किसी पद पर बैठे थे। भारी करप्शन चलता रहा। पत्रकारों को भी डराया और धमकाया जा रहा था। जो कोई करप्शन या मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में लिखता उसे प्रताड़ित किया जाता। कईयों की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। इससे उनके विरोध का स्कोप कम होता गया। इसी समय राजपक्षे परिवार लगातार चीन के करीब भी आने लगा था। लिट्टे के खिलाफ युद्ध के दौरान चीन ने उनकी बहुत मदद की थी। जब श्रीलंका की सेना ने विजय परेड निकाली, उसमें चीन के भेजे हथियार और सैन्य वाहन बड़े गर्व से दिखाए गए थे।
श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खूब सारा धन लोगों को दिया, लेकिन इस कर्ज के साथ बहुत सारे नियम और शर्तें भी जुड़ी हुई थी। कई बार भारी ब्याज भी देना पड़ता था, लेकिन जिस नीयत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उससे इनकम नहीं हो रही थी। बहुत सी रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि राजपक्षे परिवार ने करेंसी में मिले पैसे का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए किया। राजपक्षे परिवार की जेब मोटी होती रही और इस क्रम में देश का दिवाला निकलता रहा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए महिंदा ने संविधान में संशोधन भी कर दिया ताकि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सके और उनके 3 भाई गोटाबाया, बैसिल और चमल को भी प्रभावशाली पद मिल सके। मगर साल 2014 में महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच देश में महिंदा की लोकप्रियता कम होने लगी। कहा जाता है कि उस वक्त महिंदा को डर था कि भविष्य में उनके लिए स्थिति और मुश्किल ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने एक और बार राष्ट्रपति बनने के मकसद से जल्द राष्ट्रपति चुनाव करा लिए। साल 2015 के चुनाव में महिंदा को अपने पूर्व सहयोगी मैत्रीपाला सिरिसेना से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद संसद ने साल 2015 में किसी शख्स के 2 बार राष्ट्रपति रहने से संबंधित संवैधानिक सीमा को बहाल कर दिया। इस सीमा की वजह से महिंदा फिर राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाए। सिरिसेना के कार्यकाल में राजपक्षे परिवार पर जांच बिठाई गई, जिसके बाद परिवार के बहुत से सदस्य देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद कैसे राजपक्षे परिवार ने एक बार फिर से श्रीलंका की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, आइए जानते हैं। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के मौके पर हुए बम विस्फोटों के बाद श्रीलंका की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। राष्ट्रपति सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की सरकार पर सुरक्षा के मोर्चों पर नाकाम रहने के आरोप लगे। इन बम विस्फोटों का आरोप एक मुस्लिम संगठन पर लगा और इसी को मुद्दा बनाकर एक पार्टी ने गोटाबाया की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। गोटाबाया लिट्टे के खिलाफ संघर्ष के दौरान देश के डिफेंस सेक्रेटरी रहे थे। 1992 में अमेरिका जाने से पहले वो श्रीलंका की सेना में कर्नल थे और उत्तर में लिट्टे के खिलाफ युद्ध के मैदान में थे। 2009 में जब गोटाबाया और महिंदा ने मिलकर लिट्टे का अंत किया तो गोटाबाया को टर्मिनेटर तक कहा जाने लगा। श्रीलंका के बहुसंख्यक बौद्धों को लगा कि वो उन्हें तमिलों और मुसलमानों से बचा सकते हैं और इसी डर ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया को जीत दिला दी और राजपक्षे परिवार की एक बार फिर से श्रीलंका में वापसी हो गई। महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति नहीं बन पाए तो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए और उनके दूसरे भाई और बेटे भी श्रीलंका में मुख्य पदों पर आसीन हो गए। दोस्तों, श्रीलंका की कुल 22 मिलियन आबादी में 70% सिन्हाला बौद्ध हैं। इसके अलावा 12.6% तमिल हिंदू, 9.7% मुस्लिम और 7.6% क्रिश्चियन भी शामिल हैं। राजपक्षे परिवार को सिन्हाला बौद्धों का समर्थन प्राप्त रहा है, जिसकी वजह से वो सत्ता में बार बार काबिज होते रहे। लेकिन जब महंगाई और भूख बढ़ी तो लोगों ने धर्म को पीछे रखकर राजपक्षे परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी उस परिवार की कहानी जिसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। अगर आप सिविल वॉर का इतिहास जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।